बरगे खिजा किस्त नंबर 17। फ्रीदू, फ्रीदू तू यहाँ कैसे? भाभी अल्लाह वसई कहाँ है, बता मुझे जल्दी। सारंग ने खुद को फ्रीदू से अलहदा करते हुए पूछा। फ्रीदू काफी कमजोर लग रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे बेचारे नन्ही सी जान से बड़ी मुशक्कत ली जा रही हो। फ्रीदू रोने लगा। सारंग का दिल घबरा गया। इसने दोबारा परेशान कुन तफक्कुर से पूछा, फ्रीदू रो मत, अब मैं आ गया हूं ना, मुझे बता भाभी अल्लाह वसई कहाँ है, किधर है वो? फ्रीदू हिचकियां लेते हुए बोला, वो एक हिंदू साहूकार के यहाँ है। वो गात्रिया था ना, इसने हमें यहाँ लाकर बेच दिया था। सारंग इसकी बात सुनकर दहल गया और गुस्से से दांत पीसने लगा। फिर बोला कि वो तेरे साथ ही रहती हैं? नहीं, वो एक दूसरे हिंदू के यहाँ नौकरानी बनकर रह रही हैं। फ्रीदू इतना बताकर जरा थमा तो सारंग ने बेचैनी से कहा, मगर क्या? वो जिस हिंदू के यहाँ नौकरानी है वो भी इसी बस्ती में रहता है, वो भी उधर पानी भरने आती है। मगर इससे अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो सारंग ने दोबारा परेशान होकर पूछा, मगर क्या? तू आगे क्यों नहीं बताता? वो हिंदू साहूकार आज रात से दोबारा गात्रिया को फरोख्त करने वाला है। सारंग इसकी बात सुनकर परेशान सा हो गया। फिर खुद सोचकर बोला, क्या आज भाभी पानी भरने नहीं आई यहाँ? नहीं, शायद वो इधर नहीं आएगी। फ्रीदू ने बताया। फिर वो सारंग से दोबारा लिपट कर रोते हुए बोला, अद्दा जी यहाँ से ले चलो, वो हिंदू साहूकार बहुत जालिम है, मुझे बहुत मारता है हंटरों से। ये देख। ये कहकर इसने अपनी कमीज ऊपर उठाई तो सारंग ने देखा इसकी पीठ पर सुर्ख लकीरें बनी हुई है। इस मासूम की जख्मी पीठ देखकर सारंग का दिल कट गया। वो इसे तसल्ली देते हुए प्यार से बोला, रिदू बड़ा बहादुर बच्चा है ना, अब तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। तब मुझे पहले उस कमीने हिंदू का घर दिखा जिसने भाभी अल्लाह वसई को नौकरानी बनाकर रखा है। दयालदास नाम है उसका, और भाभी अल्लाह वसई किस साहूकार के यहाँ है? उसका नाम रामदयाल है, फ्रीदू ने बताया। सारा कुछ देर सोचते बोला, फ्रीदू मेरी बात अब गौर से सुन, तो ऐसा कर, पहले मुझे अपने साथ ले चल और दयालदास का घर दिखा, इसके बाद मुझे रामदयाल के घर का पता समझाना। मैं पहले भाभी अल्लाह वसई को लेकर तेरे पास आऊँगा, तो घर के बाहर मुझे तैयार खड़ा मिलना और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर अद्दा सारी, दयालदास बड़ा जालिम इंसान है, वो तो मुझे शाम को जंजीरों से अंदर कमरे में कैद कर देता है, मैं कैसे बाहर निकलूंगा? इसके मासूम लहजे से खौफ सर पटक रहा था। सारंग चंद साने खामोशी से अपने दांत पीसता रहा। फिर इसके बाद इसे हौसला देते बोला, इसकी फिक्र न कर, मैं तुझे किसी तरह निकाल लाऊंगा, पर पहले मुझे अपने साथ ले चल। इसकी बात सुनकर फरीदू जोर जोर से अपना सर नफी में हिलाते बोला, नहीं नहीं अद्दा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो बड़ा जालिम है। पर मैं तो एक बात बताता हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? मैं और भाभी अल्लाह वसई यह रोज़ाना पानी भरने आते हैं। कल भाभी ने मुझे ये बात बताई थी कि इसे आधी कीमत पर दोबारा गात्रे के हाथ फरोख्त किया जाने वाला है। और भाई उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आज किसी तरह उस हिंदू सेठ रामदयाल के हाथ से भाग कर मेरे पास यहाँ आएगी, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। लेकिन अद्दा मैं जानता हूँ ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों एक बार पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बदमाशों ने हमें फ़ौरन पकड़ लिया था और हमें बहुत मारा था। उनके पास ऊँटियाँ और सांडनियाँ हैं। फरीद ने इसे तफसील बताई। सारंग ज़रा परेशान कुन खामोशी में मुस्तग़रिक़ रहा। फिर इसके बाद बोला, अच्छा ठीक है, पहले हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं, क्या ख़बर भाभी अल्लाह वसई यहाँ आ जाए। नहीं अद्दा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो अब इधर नहीं आ सकती, इसे रामदयाल ने कैद कर रखा है, क्योंकि आज रात वादे के मुताबिक गात्रे इसे अपने साथ लेकर जाएगा। चल फिर मेरे साथ, मैं खुद ही रामदयाल का घर तलाश कर लूँगा, आ। सारंग इतना कहा और इसका हाथ पकड़ा है, मगर इससे पहले वो जूश बाबा का मटका भरना नहीं भूला था। इसने पानी से भरा घड़ा सर पर रखा और फ्रीदू को लेकर जूश बाबा की झोपड़ी की तरफ चल दिया। झोपड़ी के करीब पहुंचकर सारंग ने पहले फ्रीदू को एक खजूर के दरख्त के झूमते खड़ा किया और फिर खुद मटका उठाए झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर सारंग दंग रह गया। वो बूढ़ा शैतान जूश बाबा उस मजबूर लड़की रुक्मणी के साथ राजो न्याज में मसरूफ था। जूश बाबा सारंग की इस बेवक्त की दखलदर माकूलात पर यकदम बराफाख्ता होकर हाँफती आवाज़ में बोला, दफ़ा हो जाए यहाँ से, जा। लड़की भी बेचारी एकदम सिमट कर एक तरफ हो गई। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। तूने सुना नहीं, दफ़ा हो जाए यहाँ से, जूश बाबा ने चिल्लाकर दोबारा कहा। सारंग ने खामोशी से पानी का भरा मटका कोने में रखा, एक नज़र सुकड़ी सिमटी रुक्मणी पर डाली और झोंपड़ी से बाहर आ गया। झोंपड़ी से बाहर आकर सारंग एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। इसे इस बूढ़े हवस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जो एक मासूम लड़की की मजबूरी से खेलने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही सारंग को इस लड़की रुक्मणी पर भी गुस्सा आने लगा। अपनी कम अकली की बिना पर इस बूढ़े के हाथों खिलौना बनने पर तैयार थी। तहम सारों को इतना यकीन था कि जब तक वो खुद यहाँ मौजूद है
वो बूढ़ा रुक्मणी की इज्जत तार तार करने की जरूरत नहीं करेगा। सारंग को भी खड़े जरा ही देर गुजरी थी, इसे देखा जूस झोंपड़ी से बाहर निकला। इसके जहर खन नजर से घूरता हुआ करीब आया। तू अगर मेरा चेला बनकर यहाँ रहना चाहता है तो यहाँ की कोई बात तुझे बाहर नहीं बतानी होगी, समझा तू? जोश बाबा मुकरू लहजे में बोला। फिर दूसरे लम्हे इसने घिनौने अंदाज में मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा, और वैसे भी अगर तू किसी को बताने की कोशिश की तो तेरा ही नुकसान होगा। कोई तेरी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा लोग मार मार कर तेरा भूलकस निकाल देंगे। वो चल लम्हे तो वकूफ के बाद फिर बोला, तूने मेरा असल रूप तो देख लिया है। अगर तू अब भी मेरी 40 दिन तक सेवा करने की जिद पर कायम है, तेरी मर्जी। वैसे तू वापस लौट भी सकता है। सारंग अभी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, और वो कौन सा वाकई इस बूढ़े शैतान की सेवा करने आया था। यह तो इसकी एक मजबूरी थी कि वो अभी इस झोपड़ी में काम करना चाहता था, जिस मकसद के लिए मीलों दूर से अपनी जान जोखों में डालकर यहाँ आया था। सारंग को इमली की जुबानी पहले ही इस बुढ़े की असलियत का इल्म था कि वो गात्रे के साथ मासूम और मजबूर इंसानों की स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलविस था। और ये सारंग भी जानता था कि वो दगाबाज गात्रे एक रोज़ यहाँ ज़रूर आएगा। जबकि अब सारंग को तो फरीदू अपने भाभी अल्लाह वसी के बारे में भी पता चल चुका था। इसे ये भी मालूम हो गया था कि वो दोनों साहूकारों आज रात अल्लाह वसाई को गात्रे के हाथ आधी कीमत में फ़रोख्त करने वाला है। इसीलिए गात्रिया का अभियान यकीनी हो गया था। यही वजह थी कि सारंग ने अपने दिल में अज़म बांध रखा था कि वो इन दोनों शैतानों यानी जोश बाबा और गात्रिया को कैफरी किरदार तक पहुंचा कर रहेगा, ताकि फिर कभी ये दोनों शैतान मजबूर लड़कियों की इज्जत से न खेल सके और ना ही बुर्दा फरोशी जैसे घिनौने और मजलूम कारोबार करने के काबिल हो सके। अजय जोश बाबा की बात सुनकर सारंग अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये जवान नारी तो वैसे भी आपकी सेवा के लिए पैदा हुई है। मुझे क्षमा कर दो, मैं बगैर इजाज़त अंदर घुसा चला आया। सारंग की चालाकी को जोश न समझ सका, बल्कि इसकी आंखों में ख़ास किस्म की चमक लहराई। वो जैसे एकदम खुश होकर सारंग की पीठ ठोंकते हुए बोला, वाह, तू तो वाकई मेरा पक्का और काबिल होनहार चेला है। दिल चाहता अब तुझे यहाँ से जाने ना दूँ। क्या तू मेरे पास हमेशा रहेगा? बहुत ऐश होंगे तेरे भी। जोश बाबा सारंग के झुके झुके चेहरे को बगौर घूरते बोला। सारंग ने पहले ही दिल में इस पर लानत भेजी, फिर ऊपरी दिल से बोला, महाराज, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और बात क्या होगी कि मैं सारी उम्र तुम्हारे चरणों में पड़ा सेवा करता रहूं। इसकी बात सुनकर जोश बाबा एक बार फिर खुश हो गया। वो इसरार भरे लहजे में बोला, अच्छा सुन, अब आज रात मेरा एक ख़ास चेला इधर आएगा, तो एक काम करना, जब तक मैं इजाज़त ना दूँ अंदर किसी को आने देना। कभी कभी रात में मेरे पास लोग आते हैं, इन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर चलता कर देना, समझ गया? सारंग ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। इसकी बात सुनकर सारंग का दिल साएं साएं और कनपटियों में धड़कने लगा। इस बूढ़े शैतान की बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। आज रात किसी मेहमान के आने वाली बात पर सारंग चौंका था। क्या वो मेहमान वही था? इसके ज़हन में इस सवाल उभरा। बहर तो सारंग ने जोश बाबा को अपनी सेवा का पूरा यकीन दिलाया तो जोश बाबा इसे अपने साथ अंदर झोपड़ी में ले आया। परवेज़ और सधूरा एक नए अज़्म के साथ मीर मनसूब खान से मुलाकात के लिए तैयार होकर घर से निकले। इस बार उन्होंने मिनी बस के बजाय टैक्सी कर ली थी। फिर टैक्सी थोड़ी देर बाद डिफेंस में दाखिल हो गई थी, जो कयूमाबाद से ज़्यादा दूर ना था। दोनों मियाँ बीवी टैक्सी की अकबी सीट पर विराजमान थे। जैसे जैसे मंजिल के वो दोनों करीब पहुँच रहे थे, इनके अंदर बेचैनी भी फजूतर होने लगी थी। मगर इन दोनों ने हिम्मत और हौसले के साथ खुद को हर किस्म के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। परवेज़ टैक्सी ड्राइवर को मीर मनसूब खां की कोठी का एड्रेस भी समझाता जा रहा था। फिर कुछ ही देर बाद टैक्सी ने इन्हें मतलूबा कोठी के सामने उतार दिया। कोठी के करीब पहुंचकर दोनों मियाँ बुरी तरह ठटके। कोठी के गेट के करीब एक बड़ी नीले रंग की सिंगल पिजारो जीप खड़ी थी, जिसकी छत पर नीले रंग की बत्ती भी नस्ब थी। ड्राइवर के अलावा एक मुसल्ला बॉडीगार्ड बाहर मुस्तैद खड़ा था। जीप को देखकर परवेज़ और सधूरा अंदाज़ा लगाया कि अंदर इस वक्त कोई आला पुलिस अफसर मौजूद है। परवेज़ ने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर रुखसत किया, और वो भी एक उलझी हुई सी नज़र सधूरा पर डाली, जो कदरे पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी। मेरा ख्याल है सधूरा, अंदर कोई बड़ा पुलिस अफसर खान साहिब के साथ महवे गुफ्तगू है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? अब सधूरा ने शोहर की बात का मतलब समझते फ़ौरन कहा, यही तो मौका है इनसे मिलने का। चलो अंदर चलते हैं। चलो फिर, मैं तैयार हूँ, परवेज़ ने हामी भरते हुए कहा। दोनों गेट की तरफ बढ़ गए। गेट पर एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला बावर्दी गार्ड मौजूद था। भाई, हमें अंदर खान साहब से मिलना है।
परवेज़ ने कहा तो करख्त चेहरे वाले गेटमैन ने सर से पांव तक इन दोनों को घूरती नज़र से देखा। फिर झटकेदार लहजे में पूछा, तुम दोनों कौन हो और बड्डे साईं से क्यों मिलना चाहते हो? परवेज़ ने सुदूरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बीवी है और इसका ताल्लुक बड्डे साईं के गोट से है। ये बड्डे साईं के पास अपनी एक फरियाद लेकर आई है। अवधि गेटमैन चलने में कुछ सोचने के बाद अस्पात में सर हिलाते बोला, ठीक है, मैं अंदर जाकर बड्डे साईं को खबर करता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। ज़रा देर बाद वापस आया और इन दोनों को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों खामोशी से इसके अक़ब में चलते हुए अंदर आ गए। गेटमैन इन्हें एक ड्राइंग रूम के तर्ज के कमरे में बिठाकर वापस लौट गया। वहाँ एक मुलाजिम ने परवेज़ से कहा, साईं बड्डा अंदर चंद पुलिस अफसरों के साथ बातों में मसरूफ़ है, थोड़ा इंतज़ार करो, जैसे फारिग हुए मैं आकर तुम्हें अंदर बड्डे साईं के पास ले जाऊँगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दोनों मियाँ बीवी मुजरबाना अंदाज में खामोशी से बैठे रहे। इस असला में एक दूसरा मुलाजिम कोल्ड ड्रिंक इनके सामने रखी तबाई पर रखकर खामोशी से चला गया। इन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी। इसके ज़रा ही देर बाद एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ उभरी। शायद पुलिस अफसरान वापस चले गए हैं। सदूरा ने होले से कहा। अभी इस इतना ही कहा था कि वह मुलाजिम दोबारा अंदर दाखिल हुआ और फिर इन दोनों को अपने साथ आने का इशारा किया। परवेज़ और सदूरा खामोशी से इसके साथ हो लिए। वो इन्हें एक निस्बतन बड़े कमरे में ले आया था। कमरे का माहौल खुम था और बड़े शाहाना तर्ज की अशिया से मुज़य्यन। सामने एक बड़े सोफे पर एक बारूब शख्स बिस्किटी शलवार कमीज में मलबूस टांग पर टांग रखे पराजमान था। इसके चेहरे पर घनी मूछें थीं। चेहरे पर ऊनत के आसार नुमाया थे। इसके अक़ब में दो मुसल्लह गार्ड मुस्तैद खड़े थे। परवेज़ और सदूरा ने अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स जहादाद का बाप मीर मनसब खान है। दोनों ने बाअदब होकर इसे सलाम किया। बैठो बाबा। वडेरे मनसब खान ने स्पाट लहजे में बैठने को कहा। दोनों खामोशी से इसके सामने एक सोफे पर बैठ के, हाँ बाबा बोलो, क्या बात है? बता साईं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे करूं। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि साईं मेरी फरियाद का ताल्लुक छोटे साईं से है। सदूरा ने हिचकिचाते हुए कहा। मनसब खान कदरे चौंक कर सदूरा का चेहरा तकने लगा। फिर घरखराते लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब जहादात से है? हाँ हाउस हाँ साईं। सदूरा ने सर झुकाकर कहा। वडेरे मनसब खान ने हलक से एक पुरख्याल हंकारी उभारी और फिर बोला तो इसकी बारोब आवाज़ में कदरे बोझलपन ओद कर आया। देखो छोकरी, जहादात मेरा पुट ज़रूर है, लेकिन अगर इस तेरे साथ कोई ज़्यादती की है तो मुझसे साफ साफ बात कर, मैं सुन रहा हूँ। वडेरे की बात सुनकर सदूरा को हौसला हुआ। इसने एक निगाह अपने करीब बैठे शोहर परवेज़ को देखा। फिर धीरे धीरे से शुरू से आखिर तक जहादात की ज़्यादतियों की सारी कथा बिला कमो कास बयान सुना दी। ये सब सुनाकर वो बेख्तियार सिसके भरने लगी। वडेरे मनसब खान ने बगौर सदूरा की फरियाद सुनी। फिर अपनी जगह से उठकर सदूरा के करीब आया और अपना दाएं हाथ बड़े शफकत भरे अंदाज में इसके सर पर धरकर मूर्तिश लहजे में बोला, तू हमारी लज है। हमें तेरी बात पसंद है कि तूने किसी और जगह फरियाद डालने के बजाय हमसे इसका जिक्र किया। अब तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा। जहाँ दाद तेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेख्तियार सदूरा ने वडेरे का हाथ थाम कर बड़ी अकीदत से घूमा। फिर बोली, साईं मुख्तार, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए इंसाफ मांगने आप ही के दर पर आई। वडेरा मनसब खान अपने सोफे की तरफ आया और बेक जुम्बश अपने एक आदमी से ताकमाना लहजे में बोला, जहादात को फ़ौरन हाजिर किया जाए। हाजिर साईं वड्डा। मुलाजिम ने सीने पर हाथ रखकर एहतरामन कहा और फिर वहाँ से चला गया। साईं मुख्तार, मैंने एक अर्ज़ी देनी थी। वन चंद की खामोशी के बाद सदूरा ने वडेरे से कहा, हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। जवाबन वडेरे मनसब खान ने खुले दिल के साथ कहा और सोफे पर पराजमान हो गया। साईं, छोटे साईं ने अब तक मुझे मेरे साथ जो भी ज़्यादती की है मैंने माफ़ करती हूँ। बस मेरी आपसे इतनी अर्ज़ी है कि आप इसे कुछ मत कहना। हरगिज़ नहीं, हम इसे माफ़ नहीं कर सकते। वडेरा दुरुस्त लहजे में बोला, जहादात हमारा बेटा ज़रूर है, मगर इसके मतलब हरगिज़ नहीं कि वो अपने खेत मज़दूरों की इज़्ज़तों के साथ खेले। हम इसे पूरी पूरी सज़ा देंगे। सदूरा को दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हो सकी। वडेरा मनसब खान पूरी तरह गुस्से से खोल रहा था। परवेज़ भी डेरे की इंसाफ पसंदी से बड़ा मुतासिर नज़र आ रहा था। ज़रा देर गुजरी थी कि वही चाकर दोबारा नमूदार हुआ और मुद्दिबाना लहजे में डेरे से बोला, साईं वड्डा, छोटे साईं को इनके मोबाइल पर पैगाम दे दिया है, वो इधर ही आ रहे हैं। जवाबन वडेरे ने इस बात में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। माहौल में चंद सानिये अजीब से खिंचाव की कैफियत तारी रही। इसके बाद परवेज़ ने सदूरा के कान में कुछ कहा तो वो डेरे से मुखातिब होकर बोली, साईं हमें इजाज़त है। नहीं, जहादात को आने दो। वो डेरे ने गंभीर लहजे में कहा
और सुधूरा ने चुप साध ली। खासी देर बाद जहादाद आया। इसकी नज़र परवेज और सुधूरा पर पड़ी तो बुरी तरह बौखला गया, जैसे आन वाहिद में वो बात की तह तक पहुंच गया हो। अब इसकी आंखों में तैश और चेहरे पर करख्तगी ओद कर आई और वो बड़े तिलमिलाते अंदाज में परवेज और सुधूरा को घूरने लगा। इसी असना में वडेरे मनसब खान की पाटदार आवाज़ गूंजी, जहादाद, क्या तू अब अपने बाप को सलाम करना भी भूल गया है? बाप की बात सुनकर जहादाद ने दूसरे लम्हे कदरे शर्मिंदा होकर इसे सलाम किया। बैठो इधर सामने। वडेरे ने अपने बेटे को दानिश अपने साथ बैठने के बजाय सामने के सोफे पर बैठने का हुक्म दिया, जिधर परवेज और सुधूरा बैठे थे। जहादाद अंदर ही अंदर तिल मिलाता हुआ चारों नाचार सरा हटकर सोफे के कोने में धंस गया। वडेरा चंद साने अपने बेटे को तेज नजरों से घूरता रहा। अचानक जहादाद अपनी जगह पर बेचैनी से पहलू बदलते बाप से पूछा, बाबा साईं, ये दोनों इधर क्यों आए हैं? इसका इशारा परवेज और सुधूरा की तरफ था। पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। अचानक वडेरे मीर मनसब खान ने गूंजदार आवाज़ में बेटे से कहा। इसके मुर्तज़ चेहरे के तासुरात से साफ आया था कि अपनी अंदरूनी खोलती हुई कैफियत पर वो मुश्किल काबू पाते हुए है। डॉक्टर फौजिया को तुमने अगवा किया था? वडेरे मनसब खान ने सरसराते लहजे में धमाका किया। इसकी बात सुनकर न सिर्फ सुधूरा और परवेज भी बुरी तरह चौंक पड़े थे, बल्कि जहादाद भी एक लम्हे को गुमसुम सा हो गया। वो बाप की इस सब सार तरफ नज़रों की तपिश महसूस करके फंसी फंसी सी आवाज़ में बोला, बाबा सही, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहा है वो तुमने अच्छी तरह सुन भी लिया है और समझ भी। वडेरे मनसब खान ने सरसराते लहजे में कहा, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस अफसर मुश्ताक अहमद आए थे और तुम्हारी इत्तला के ये भी बताता चलूँ कि सर्जन वसी हैदर शाह की बेटी डॉक्टर फौजिया तुम्हारी कैद से फरार होकर अपने घर पहुंच चुकी है। तुमने क्या इसे अपनी गोट की कोई मामूली छोकरी समझ लिया था? बाबा साईं, पहले आप इन दोनों को यहाँ से रुखसत करें, फिर मैं आप। हरगिज़ नहीं। वडेरा मनसब खान इसकी बात सुनकर एकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ तो जहादाद भी फ़ौरन बाप के एहतराम में अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। साथ ही परवेज और सुधूरा ने भी एहतरामन अपनी जगह से उठने लगे तो वडेरे ने एक हाथ के इशारे से बैठे रहने को कहा। पहले तो मेरी बात का जवाब दो जहादाद, तुमने डॉक्टर फौजिया को अगवा किया था और क्यों? मगर याद रखना, मैं तुम्हारा बाप हूँ और अगर मुझसे तुमने किसी भी किस्म की सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो तुम्हें सच थाने जाकर उगलना पड़ेगा। वडेरे मनसब खान के लहजे में बुला का गैस तो लगता था कि उन्होंने आज अपने लाडले बेटे से बड़ी कड़ी बाजपुरस का तहैया कर रखा है। इधर जहादाद का चेहरा परेशानी और बदहवासी के मारे तमतमाने लगा था। इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। इसकी तूल पकड़ती खामोशी पर वडेरे मनसब खान ने दोबारा सख्त लहजे में अपना सवाल दोहराया तो जहादाद ने अपना सर झुका लिया। तुमने अपने बाबा सही की इज्जत को दो कोड़ी का करके रख दिया है। कल तक जो पुलिस वाले मुझसे आंख उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज वो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ और वो भी बावर्दी मेरे पास आकर और मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे करतूतों की दास्तान सुना रहे थे और मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जवान किया था कि तुम अपने बाबा साईं की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। वडेरा गैस के आलम में कांपने लगा। जहादाद ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वडेरा इसे कुछ बोलने से रोकते हुए परवेज और सुधूरा की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस छोकरी सुधूरा को आज से तुम मेरी पनाह में समझो और तुमने इस मासूम छोकरी के साथ जो जुल्म किया है और अब तक करते आ रहे हो, तुम्हें बाद में इसका हिसाब भी देना होगा। मेरी एक बात खान खोल कर सुन लो जहादाद, तुमने आज के बाद इन दोनों को परेशान या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने औलाद की ज़रूरत नहीं जो अपने बाप और ख़ानदान की इज्जत की दुश्मन हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? वडेरे ने खासी सराहत के साथ कहा। मगर बाबा साईं, बस, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। वडेरे ने इसकी बात काट कर अपने एक हाथ से इसे खामोश रहने के अंदाज में बुलंद करते हुए कहा, अब ये मेरा हुक्म है, तुम इसी वक्त शहर छोड़कर गोट की तरफ जाओ और जब तक मैं यहाँ से आने की इजाज़त ना दूँ तुमने इधर का रुख भी नहीं करना है। जहादाद अपने बाप की गज़बनाक लहजे पर खामोश हो गया, मगर इसके अंदर कीना और भूख का तूफान करवटें बदलने लगा था। अलबत्ता परवेज और सुधरा के चेहरों पर अब गहरी तमानियत फैल गई थी। सर्जन वसी शाह बुरी तरह तिलमिलाए हुए थे। अपनी बेटी फौजिया के अगवा वाले मामले के बाद से अपने गहरे दोस्त इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद से भी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने हर हालत में जहादाद को सलाखों के पीछे धकेलने और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का तहैया कर रखा था। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने यह सारा मसला हल करने के बाद वादा किया था। अगरचे बाद में इनकी बेगम और बेटी ने फौजिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी कि इस मामले को इधर ही लपेट दिया जाए, क्योंकि वो डेरा ज़्यादा दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की जरूरत ना करेगा। लेकिन इसके बावजूद वसी शाह का गुस्सा कम ना हुआ था। फिर एक रोज़ इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने टेलीफोन पर सर्जन वसी शाह से रब्ता किया। जनाब, मैंने जहादाद के बाप मीर मनसब खान से मुलाकात की थी।
वो अपने बेटे की इस हरकत पर सख्त शर्मसार थे। इनकी शर्मसारी से बात नहीं बनेगी इंस्पेक्टर साहिब, सर्जन वसी शाह ने जहरीले लहजे में कहा। अरे भाई, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। कौन? वो मरदूद जहादार। ठीक है, इसे ले आओ मेरे पास। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं तो मैं खुद इस कमीने की गर्दन दबा दूंगा। मुझे तुम्हारी ज़हनी अज़ियत का बखूबी अंदाज़ा है वसी शाह। जायदाद का बाप मनसब खान खुद तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और मैं इसी वक्त इसे अपने हमरा लेकर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा, मगर सर्जन वसी शाह का गुस्सा फिर भी ना उतरा। उसका बाप मुझसे गालियाँ सुनने आ रहा है। देखो इंस्पेक्टर मुश्ताक, तुम मेरे सच्चे और अच्छे दोस्त हो, तो इसी वो जहादात को सलाखों के पीछे धकेल दो। बस मैं तुम्हारा अच्छा और सच्चा दोस्त हूँ, इसी तुम्हें सही मशवरा देने की कोशिश कर रहा हूँ यार। इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने रसानी से कहा, देखो पुलिस वालों ने घाट घाट का पानी पिया होता है। तुम एक मोअज़्ज़िज़ शख्स हो, हमारे मुआशरे में अपनी एक साख है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि ये ऐसा नाजुक और हसास मामला है कि इसको जितना भी उछालेंगे इससे तुम्हें ही नुकसान पहुंचेगा। बेहतर यह कि मामला माफ़ी तलाफ़ी के बाद ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर इंस्पेक्टर मुश्ताक ने मिसिस वसी शाह से बात की। भाभी, आप समझाए ना वसी को। इंस्पेक्टर मुश्ताक की बात सुनकर वो सर्जन वसी शाह को समझाने लगी। अज़ीज़ सामीन और नाजरीन, ये दास्तान अभी भी जारी है।